देखो बच्चे, इधर हमारा बेटा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के हमने कंपोनेंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिए थे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में एम। अब उसमें से एक था हमारा कंजप्शन। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम स्टार्टिंग ही कहां से करेंगे बेटा, कंजप्शन फंक्शन से। अब जहां पे वर्ड लगता है फंक्शन, तो मैंने इकोनॉमिक्स में आपको 11th स्टैंडर्ड में भी एक चीज समझाई थी कि जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पे रिलेशन। किसी भी चीज के रिलेशन को शो करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं होता। अगर आपको पता होगा कि मैथ्स के अंदर भी आप इस चीज का इस्तेमाल बहुत करते हो, एफ एन लिखते हो आप यहाँ पे शॉर्ट के अंदर, तो ये भी किसको डिनोट करता है, आपके फंक्शंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन बेसिकली है क्या, तो बेटा इसको समझने के लिए हमें समझना क्या है कि कंजप्शन फंक्शन बेसिकली रिलेशन होता है किसका, इनकम और कंजप्शन का। अभी हम बिल्कुल बुक की लैंग्वेज पे वर्क नहीं करते, हम प्रैक्टिकल के ऊपर वर्क करते हैं। सीधा सा लॉजिक है, अगर मैं किसी भी ऐसे बच्चे से या किसी भी ऐसे इंसान से पूछूं जो इकोनॉमिक्स पढ़ता ही नहीं है कि भैया कंजप्शन का इनकम से क्या लेना देना है, तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि सर अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो हमारा कंजप्शन भी कम होगा। यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चे कि कंजप्शन और इनकम के बीच में पॉजिटिव लिंक है, ये हमें पता चल गया, लेकिन इसमें ना कुछ टर्म्स आएंगे वो हमें समझने हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि इनकम लेवल 0 पे भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर जब इनकम 0 है तो कंजप्शन कहां से हो रहा है, भाई पैसा हमारे पास है नहीं, कंजप्शन हम फिर भी कर रहे हैं। क्योंकि बेटा कोई भी इंसान जो है धरती के ऊपर, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मिनिमम नेसेसिटीज होती है या बेसिक नेसेसिटीज कह लो। चाहे आप कमा रहे हो चाहे आप नहीं कमा रहे, आपके पास कपड़े होने हैं, खाना होना, ये सब क्या है, कंपल्सरी चीजें हैं जो बेसिक चीजें होती हैं। तो आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छा खरीदोगे, लेकिन नहीं भी होगा तो इन चीजों के अलावा तो नहीं रह सकते आप। तो यानी इनकम लेवल 0 होने पे भी जब हम कंजप्शन करते हैं तो उस कंजप्शन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। यानी जब आपकी इनकम 0 है और उस टाइम पे अगर आप कोई कंजप्शन कर रहे हो बच्चे, तो उस तरीके के कंजप्शन को क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन के नाम से जाना गया है। अब आप आगे और एक चीज समझेंगे, देखो आपकी इनकम बढ़ रही है बेटा 10, 20, 30, 40, 50, यानी इनकम जो बढ़ रही है हर बार कितने पॉइंट से बढ़ रही है, यहाँ पे 10 पॉइंट से बढ़ रही है, लेकिन आपका जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है 5 पॉइंट से। तो ये लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जी इनकम जितनी बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में मेरा कंजप्शन कम बढ़ रहा है, यानी उसके प्रोपोर्शनेट में हमारा कंजप्शन कम बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या होता है, सिंपल सा रीजन है बच्चे कि जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम सारा का सारा पैसा कंजप्शन पे खर्चेंगे नहीं, हम उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट किसके लिए बचाते हैं बच्चे, अपने सेविंग्स के लिए बचाते हैं। तो इसीलिए जितना भी पोर्शन हमारा इनकम का इंक्रीज होता है उसके कंपैरेटिव में हमारा जो कंजप्शन होता है वो थोड़ा कम इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके डायग्राम के ऊपर, कंजप्शन फंक्शन कर्व। अब यहां पे ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, जीडीपी या नेशनल आउटपुट कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा कंजप्शन कितना है बेटा, 20। तो आप देख रहे होगे कि जो कंजप्शन का बाहर है ना वो 0 से नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये बी पॉइंट से स्टार्ट क्यों हो रहा है कि भले ही इनकम आपकी यानी नेशनल इनकम, यानी ये क्या कह सकते हो आप, वाई है हमारा, भले ही भाई आपका 0 क्यों ना हो, लेकिन आपका कंजप्शन क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसीलिए जो कंजप्शन का कर्व है बच्चे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 20 से, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पे आप फॉर्मूला देख रहे होगे बेटा, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इंड्यूस कंजप्शन कहते हैं हम, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एमपी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा। एमपीसी का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हमारी इनकम बढ़ने पे हम कितना पार्ट अपनी इनकम का कंजप्शन पे स्पेंड करते हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी एमपीसी कहलाती है, या इंड्यूस कंजप्शन कहलाता है। सीधा सा फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और इसके अभी न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब आता है बेटा बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंजप्शन फंक्शन समझ में आ गया। अब एग्रीगेट डिमांड किस तरीके से बिहेव करती है, कहते हैं देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एडी एंड द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सीधा सा लॉजिक है भाई, इनकम का ना हर जगह पे पॉजिटिव लिंक है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर वर्ड सुनना, हर जगह का मतलब ये नहीं हर जगह इकोनॉमिक्स में, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर। यानी सेविंग से कंपेयर करूंगा तो इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी। कंजप्शन से लिंक करूंगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगी। ऐसी एग्रीगेट डिमांड से भी लिंक करूंगा तो इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड अगर इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, कहता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एडी एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, even at a 0 level of income there is a minimum demand for a consumption of good known as a autonomous consumption।
यानी जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था, क्या इनकम लेवल 0 होने पे जो हम कंजप्शन करते हैं बच्चे, उस तरीके के कंजप्शन को क्या बोला जाता है, यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन कहा गया है। इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस, यानी हमने लास्ट क्लास में ये चीज समझी भी थी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंड्यूस्ड और एक होती है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेटा वो होती है जो इनकम लेवल पे डिपेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा शेड्यूल देखते हैं बच्चे हम। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे y, देयर आफ्टर c और उसके बाद है i। इन्वेस्टमेंट को हम मान के चलते हैं कांस्टेंट टर्म 20 की। इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे 20 की। अभी हमने एक टेबल देखा था कि जितना हमारा इनकम बढ़ेगा, इनकम कितने पॉइंट से बढ़ रही है 10-10 पॉइंट से, लेकिन हमारा कंजप्शन 20-25 5-5 से बढ़ रहा है। और हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि एडी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है C प्लस आई। सी प्लस कौन सी में, जब आपकी टू मॉडल इकोनॉमी की बात होती है, यानी जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो C प्लस आई करोगे तो 20 प्लस 20 40, फर्स्ट में 25 प्लस 20 45, इस तरीके से आप सम अप करते जाओगे 50 55 60 65। तो आपका क्या निकल गया बच्चे, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड निकल के आती है, ठीक है। अब अगर मैं एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले की बात करूं और सीआई के फॉर्मूले की बात करूं तो ध्यान से समझना भाई, ये जो C प्लस आई वाला है ना, इसको भूल जाओ, इसको अभी आप, और इस आई वाले को भी भूल जाओ, दोनों को भूल गए। अभी हमने जो पीछे कंजप्शन कर्व बनाया था बिल्कुल सेम बना था, नहीं बना था वो, क्या कि ओरिजिन पे भी अगर आपकी यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ डिमांड इकोनॉमी में होती है जो कि बी पॉइंट से दर्शाती है और सी कहलाती है कंजप्शन फंक्शन। लेकिन बेटा सिंपल सा लॉजिक है, उस कंजप्शन में अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऐड कर दूंगा तो ये भी मेरी एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड ही है, लेकिन जब मैंने और इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, C प्लस आई। तो आपको इकोनॉमिक्स में कई बार बता चुका हूं मैं बच्चे कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी तो वो अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होती है, अपवर्ड या, तो अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है तो कहां चली गई है, ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पे आप आई देख रहे हो, आई हमने कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि अभी हमारे शेड्यूल के अंदर था कि आई क्या है बेटा, हमेशा 20 ही रहने वाला है। और आप एक चीज और देखो, कंजप्शन भी मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रही थी 20 से, आई भी 20 से, तो दोनों सिमेट्री में है ना। तो 20 के ऊपर आई क्या है, कांस्टेंट कंजप्शन। अब अगर मैं एक चीज और बताऊं आपको कि अगर इसमें से बेटा चलो आगे बढ़ते हैं हम, इन्वेस्टमेंट कम कर दी जाएगी तो क्या होगा, ये ऊपर की जगह का चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा एग्रीगेट सप्लाई किसे कहा गया है, कहते हैं सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। कहते हैं एक निश्चित समय के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो क्या कहलाते हैं बच्चे, हमारे एग्रीगेट सप्लाई कहलाते हैं। और एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम, दैट मींस एएस इज इक्वल्स टू वाई। एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, सीधा सीधा नेशनल इनकम के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, आगे भी चैप्टर्स में काम आएगी आपके, ठीक है। अब यहां पे देखिए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, देखो यहां पे दिया हुआ है बेटा कि ये ना एएस छोड़ दो आप, एएस आना है यहां पे, एएस इज इक्वल्स टू वाई, या फिर एएस किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, क्यों, एएस और वाई क्या होते हैं बेटा, दोनों बराबर है। तो एएस किसके बराबर होता है, C प्लस एस के। एडी किसके बराबर था, C प्लस आई के, ठीक है। अब मान लो इनकम है 1000, C है आपका 750, तो आपके पास S कितना बच जाएगा बेटा, सिंपल सा लॉजिक है कि Y का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, Y इज इक्वल्स टू C प्लस एस। तो अगर मेरे को S निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा Y माइनस में C। तो अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू चलूं तो 1000 माइनस 750 दैट बिकम्स 250। तो आपकी सेविंग्स कितनी आ गई, यहां पे 250 निकल के आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे चीज समझनी है हमें कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या चीज है। देखो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बेसिकली कंजप्शन और सेविंग्स को दर्शाती है। किसको दर्शाती है बच्चे हमारी, ये सेविंग्स और कंजप्शन को। देखो डिमांड किस पे डिपेंड है, कंजप्शन पे। सेविंग्स भी किस पे डिपेंड है, एक तरीके से कंजप्शन पे ही डिपेंड है ना भाई। अगर आपकी इनकम और कंजप्शन दोनों मैटर करते हैं वहां पे, अगर आप कंज्यूम करोगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो सारा कुछ क्या है बेटा, आपस में इंटरलिंक चलता है ये, ठीक है। अब कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे कहते हैं पार्ट ऑफ अ इनकम विच इज कंज्यूम, यानी टोटल इनकम का वो पोर्शन जो आप क्या कर रहे हो बच्चे, एक तरीके से कंज्यूम कर रहे हो। और सेविंग्स क्या है बच्चे, पार्ट ऑफ अ इनकम विच इज सेव।
यानी सेविंग्स क्या है बच्चे हमारी, वो इनकम जो कि हम क्या करके चलते हैं यहाँ पे, सेव करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस, क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। भाई y सेम c सेम, बिल्कुल जो सेम टेबल हम चला रहे हैं। s कैसे निकला होगा, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि भाई s का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे y माइनस में c, यानी 0 में से 20 गए -20, 10 में से 25 गए -15, 20 में से 30 गए -10, ऐसे करके आपका क्या आ गया, s आ गया। और बच्चे हमारा as का फॉर्मूला क्या है, c प्लस s, यानी 20 -20 तो 0 हो जाएगा, 25 माइनस 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व समझते हैं बच्चे। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व है क्या, देखो बेटा इसमें ना काफी सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई हैं। देखिए बच्चे, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट नेशनल इनकम और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एएस। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी नेशनल इनकम, और ये क्या है बच्चे हमारी एग्रीगेट सप्लाई। C इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ Y, ये हमने लास्ट डायग्राम में भी पढ़ा कि C और इनकम का कौन सा लिंक होता है, पॉजिटिव लिंक होता है। यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा। ऑफ Y, OB इज द मिनिमम लेवल ऑफ C। OB क्या है बेटा, ये OB, ये क्या है बेटा, C का मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन है, कि यहां पे जो कंजप्शन है वो क्या हो रहा है बच्चा हमारा, मिनिमम हो रहा है। F इज अ BEP, BEP क्या था यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है बेटा, जब C किसके बराबर होता है, यानी जितना आपने कमाया आपने उतना ही खर्च दिया, या दूसरे शब्दों में जब हमारी सेविंग्स क्या होती है बच्चे, 0 होती है, तो हम कह सकते हैं कि हम किसके अंदर है, BEP पॉइंट पे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे है। अब ब्रेक इवन पॉइंट देखो बच्चे, ये येलो लाइन किसकी है, S की, किसकी, सॉरी C की, और आपके पास ये वाली जो ब्लू लाइन है ये किसको दर्शा रही है, AS को, ठीक है। अब आप ये देखो, एक माइनस की नेगेटिव लाइन जा रही है जो पर्पल कलर की जा रही है यहाँ पे, -S से लेके +S, क्योंकि अभी हमने सेविंग्स देखा था स्टार्टिंग में क्या होती है बेटा, नेगेटिव, उसके बाद क्या होती है 0, और उसके बाद क्या हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एनी पॉइंट पीरियड टू M मींस -S, M से पहले, इस वाले पॉइंट से पहले जितने भी पॉइंट है वो क्या दर्शा रहे हैं हमारे, -S को। एनी पॉइंट आफ्टर M किसको दर्शा रहे हैं बेटा, हमारे +S को। एनी पॉइंट आफ्टर M मींस +S, S रिप्रेजेंट सेविंग्स, और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, यहाँ पे हमारी सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है क्या, ये समझ लेते हैं बच्चे। यहाँ पे कहता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटायर हाउस होल्ड, यानी भारत के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल हाउस होल्ड है उनके द्वारा जो खर्चा किया जाता है, किसके ऊपर बच्चे, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटायर हाउस होल्ड, वो क्या कहलाता है हमारा कंजप्शन फंक्शन। ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस होता है बेटा जो इनकम लेवल 0 होने पे भी किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट टू इनकम, इसका इनकम से कोई लेना देना। लेकिन ये इंड्यूस कंजप्शन किस पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट ऑन इनकम, यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन देखो, सिंपल जो अभी हमने डिस्कस किया, तो कंजप्शन दो तरीके का है, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस। मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन एट अ 0 लेवल ऑफ अ पॉइंट ऑफ इनकम वो है, और डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम क्या है बेटा, इंड्यूस कहलाएगा आपका। कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब यहां पे हम बात करेंगे बेटा कंजप्शन फंक्शन की जो डेफिनेशन है। कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अ कंजप्शन एंड अ इनकम, कंजप्शन और इनकम के बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोला गया है, कंजप्शन फंक्शन। मतलब इनकम इंक्रीजेस, कंजप्शन आल्सो इंक्रीज, बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन द इनकम सम पार्ट इज सेव, क्योंकि हम उसका कुछ ना कुछ पोर्शन क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे सेविंग्स में डालते हैं। केनीसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ अ कंजप्शन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, C इज इक्वल टू F फॉर अ फंक्शन Y, यानी C का लिंक किससे कर रहे हैं हम यहाँ पे, Y से कर रहे हैं, अपनी इनकम से कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चे यहाँ पे एक क्लासिकल अप्रोच है, किसके लिए, सप्लाई की, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली। ये ना बहुत रेयरली आती है लेकिन समझ लेते हैं। सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक विद रिगार्ड टू द प्राइस। सबसे पहले हमें समझना है इनइलास्टिक का मतलब क्या है। इनइलास्टिक का मतलब होता है बच्चे जब किसी चीज के प्राइस में चेंज आते हैं लेकिन उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता, यानी प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे लेकिन उसकी सप्लाई में कोई चेंज
तो आप यहाँ पे डायग्राम से भी समझ जाएंगे। देखो बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कब होती है? व्हेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि प्राइजेस तो घट बढ़ रहे हैं हमारे, जो भी बढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम तो घट बढ़ रही है, लेकिन हमारी डिमांड या सप्लाई में कोई चेंज, सप्लाई अपनी जगह क्या चल रही है? वो कांस्टेंट चल रही है हमारी, ठीक है। किनीज अप्रोच क्या थी बेटा इसके लिए, ये समझते हैं। कहते हैं इन शॉर्ट रन प्राइस ऑफ गुड्स डू नॉट चेंज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। कहते हैं अगर हम शॉर्ट रन की बात करें ना, 1, 2, 3 महीने की, तो इसके अंदर कभी भी प्राइसेस ज्यादा चेंज नहीं होते, इसीलिए जो सप्लाई होती है हम मान के चलते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस के हिसाब से सप्लाई में कोई चेंज। एट द गिवन प्राइस लेवल आउटपुट कैन बी इंक्रीज टिल ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। देखो बच्चे, यहां पे आप देख रहे हो ये क्या है? एक्स एक्सिस ने इनकम को दर्शाता है, ये एग्रीगेट डिमांड को, और बीच में एक कर्व जा रहा है बेटा, वो क्या है आपका? एक तरीके से सप्लाई एएस कहलाती है हमारी। वो कहता है कि इस गिवन पॉइंट पे हम अपनी सप्लाई को कब तक बढ़ा सकते हैं? जब तक हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज, ठीक है। वंस एन इकोनॉमी अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नो फर्दर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज पॉसिबल या आर पॉसिबल। मान लो, समझना इस एग्जांपल को, कि मेरे पास मान लो 100 करोड़ के रिसोर्सेज थे, और मैंने वो सारे के सारे 100 करोड़ के रिसोर्सेज क्या कर दिए बेटा? यहाँ पे यूज कर दिए। तो उसके बाद मैं चाह के भी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने क्या कर लिया? वो स्टेज कौन सी कहलाती है बच्चे मेरी? यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि जो भी रिसोर्सेज थे वो पूरे तरीके से क्या कर लिए बच्चे? मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिए, लगा दिए, ठीक है। अब वाई इज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ 45 डिग्री लाइन? ये क्वेश्चन काफी पूछा भी जाता है कि भाई जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाते हो, यानी ये जो बीच में से ये लाइन जा रही है ना बेटा, ये आपकी क्या कहलाती है? एएसबी कहलाती है, और एएस किसके बराबर होता है? वाई के बराबर होता है। तो यानी ये इनकम भी है और एग्रीगेट सप्लाई भी है। ऐसा होता क्यों है? तो सिंपल सा लॉजिक है, कहते हैं एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम। एवरी पॉइंट ऑन 45 डिग्री रिप्रेजेंट एडी इज इक्वल टू एएस। देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है बच्चे हमारा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, कहता है। और ये सिंपल सा लॉजिक है यार, इतना नहीं पढ़ना हमें भाई। आपका ये जो है, ये एक तरीके से स्क्वायर है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा यहाँ पे, अब आप समझो यहाँ पे इस तरीके से, हम बुक की लैंग्वेज छोड़ते हैं, ये रहा बॉक्स, स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड का आपको पता है, इतना मैथ्स पढ़ के आया हो बचपन वाली क्लास में, क्या चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके इस एच से इस एच को बीच में से ऐसे डिवाइड कर दूं, तो यानी दोनों किस में बढ़ गए बेटा? सेम प्रोपोर्शन में बढ़ गए, सेम इक्वल एरिया होगा इनका। तो वही चीज यहाँ पे है कि बीच में से जब एक लाइन जाती है ना बच्चे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस का भी सेम प्रोपोर्शन है और एक्स एक्सिस का भी सेम प्रोपोर्शन है। इस वजह से, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसको दर्शा रही है? एग्रीगेट डिमांड के बराबर है हर जगह पे। यानी चाहे इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो। मान लो मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, ये लाइन कहां पे आएगी? ऐसे। यहां से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, तो ये लाइन कहां पे आएगी? ऐसे। है नहीं सब बराबर बराबर? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या आपस में बराबर है, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई को क्या रखा जाता है बेटा? एक तरीके से 45 डिग्री रखा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किस चीज को शो कर रही है कि एग्रीगेट सप्लाई डिमांड के बराबर है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, देखिए, कहता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। गिवन है आपको, नेशनल इनकम मतलब होता है बच्चे यहाँ वाई, कंजप्शन निकालना है, सेविंग्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, एडी और एएस निकालना है। तो बेटा अगर मैं कंजप्शन के फॉर्मूले की बात करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा वाई माइनस में एस। क्यों? क्योंकि वाई का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था सी प्लस एस, है ना भाई। और मेरे को अगर सी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया? वाई माइनस एस। तो बेटा 600 में से 0 गए 600, 900 में से 60 गए 840, 1200 में से गए, ये सारा आपके सामने आ रहा है बच्चे, है ना। अब आपके पास कंजप्शन आ गया यहाँ पे। अब एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। तो आई भी गिवन है और सी भी गिवन है, तो सी प्लस आई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? एडी। और ए एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? वाई के बराबर। तो यानी जो आपकी इनकम है वही क्या बन जाएगी? आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एस किसके बराबर होता है हमारा? वाई के बराबर। अभी हम पढ़ के चुके हैं यहाँ पे, देखो बच्चे इधर।